इन मुस्लिम देशों के पास है सोने का अकूत भंडार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट के मुताबिक दिसंबर 2024 की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब, मिस्र, कतर, इराक, कुवैत और तुर्की ऐसे देश है जहां पर सोने का भंडार काफी है। तो चलिए बताते हैं कि कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा भंडार है और मुस्लिम देशों में कौन सा देश है जो कि 6ठे नंबर पर है भंडार के मामले में सोने के। तो सबसे पहले नंबर पर आता है तुर्की। बिल्कुल सही सुना आपने, 615 टन सोना है इसके पास। तुर्की इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। तुर्की ने बीते कुछ सालों में अपनी सोने की खरीदारी में जबरदस्त इजाफा किया है। इसका मकसद अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना और वैश्विक आर्थिक अस्थिरता को खुद को बचाना है। तुर्की जो है उसका केंद्रीय बैंक लगातार सोने का भंडार बढ़ा रहा है ताकि डॉलर पर निर्भरता कम की जा सके और मुद्रास्फीति के असर से भी बचा जा सके। दूसरे नंबर पे आता है सऊदी अरब, जहां पर 323 टन सोना है। सऊदी अरब भले ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक हो, लेकिन वह अपनी अर्थव्यवस्था को विविधतापूर्ण बनाने के लिए सोने पर भी खास ध्यान दे रहा है। 323 टन सोने के भंडार के साथ ये क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। तेल की कीमतों में गिरावट के खतरे को देखते हुए सऊदी अरब अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए सोने को एक मजबूत विकल्प मान रहा है। तीसरे नंबर पर आता है इराक, 153 टन। इराक वर्षों से राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद देश ने अपने सोने के भंडार को स्थिर बनाए रखा है। 153 टन सोने के साथ यह मध्य पूर्व का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश है। इराक के लिए सोना उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम सहारा बना हुआ है, जो वैश्विक बाजार की अस्थिरता के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चौथा है मिस्र, 127 टन सोने के साथ चौथे स्थान पर है। प्राचीन काल में मिस्र सोने की खान के रूप में जाना जाता था और आज भी यह देश सोने के महत्व को समझता है। 127 टन के रिजर्व के साथ मिस्र अपना मुद्रा भंडार को मजबूत करने की विदेशी निवेशकों का भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। मिस्र की सरकार अपने सोने के भंडार को धीरे धीरे बुझाने पर ध्यान दे रही है ताकि भविष्य में किसी भी आर्थिक संकट से निपटा जा सके। पांचवा है कतर, 111 टन। कतर अपने छोटे आकार के बावजूद एक समृद्ध देश है और 111 टन सोने का भंडार रखता है। इसकी अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस पर आधारित है, लेकिन कतर सरकार अब अपनी संपत्ति को विविधता देने के लिए सोने को भी एक अहम रणनीतिक संपत्ति के रूप में देख रही है। वैश्विक बाजार की अस्थिरता से बचने के लिए कतर धीरे धीरे अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है। छठे और आखिरी नंबर पर आता है कुवैत, जहां 78.97 टन सोना है। कुवैत के पास 78.97 टन सोने का भंडार है, जो इसे क्षेत्र में छठा स्थान दिलाता है। कुवैत अपने फाइनेंशियल रिजर्व को मजबूत करने और मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए सोने को एक अहम हथियार मानता है। वैश्विक वित्तीय संकट के समय कुवैत की इस रणनीति से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो ये 6 देश सबसे ज्यादा इन्हीं के पास सोने का भंडार है। जब मक्का की पवित्र मस्जिदों पर आतंकियों ने किया था कब्जा, सऊदी अरब में मक्का की मस्जिद में रमजान के दौरान लोग इबादत करते हैं और बहुत ही पाक मस्जिद है मक्का में और ये मुसलमानों के लिए बेहद खास है और वो लोग किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सऊदी के मक्का की पाक मस्जिद पर हमला भी किया जा चुका है पास्ट में? सऊदी अरब में 20 नवंबर 1989 को एक बुरे सपने की तरह याद किया जाता है, क्योंकि यही वो दिन है जब मुसलमानों की पवित्र मस्जिद मक्का में हमला हुआ था और करीब 2 हफ्ते तक खून खराबा चल रहा था। इस दिन मुहर्रम की पहली तारीख थी और इस मस्जिद में स्थानीय लोग तो थे ही साथ इंडोनेशिया, मोरक्को, यमन और पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों का मजमा भी लगा हुआ था। ये तब हुआ जब जुहैमान अल उतैबी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने हजारों
समेत मक्का की मस्जिद पर हमला कर दिया था। दरअसल हमलावरों का कहना था कि सऊदी का शाही परिवार और समाज इस्लाम से दूर जा रहा था और वो सच्चा इस्लाम वापस लाने के लिए सब्र कर रहे थे। 20 नवंबर की सुबह जब मस्जिद में 50,000 के करीब लोग फर्ज की नमाज के लिए इकट्ठे थे, उसी वक्त नमाजियों के साथ अल उतैबी और उसके करीब 200 अनुयायी मस्जिद में ताबूत के अंदर हथियार लेकर दाखिल हुए थे। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो वे अनुयायी हथियार लहराते हुए लोगों को काबू में करने की कोशिश करने लगे और मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, कुछ हथियारबंद हमलावर तो मस्जिद की मीनार पर चढ़ गए और पूरी तरह से वहां कंट्रोल कर लिया। बीबीसी की माने तो यारोस्लाव त्रोफिमोव ने अपनी किताब द सीज ऑफ मक्का द फॉरगॉटन अपराइजिंग इन इस्लाम होलिएस्ट श्राइन में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है। इसमें लिखा है कि जैसे ही इमाम ने नमाज के बाद कलमा पढ़ना शुरू किया, वैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। लोगों ने एक शख्स को हाथ में राइफल लेकर तेजी से काबा की तरफ बढ़ते हुए देखा और तभी दूसरी ओर से गोली चलाने की आवाज आई। मस्जिद में जो पुलिस बल मौजूद थे वो भी निहत्थे थे। उनके पास हथियार के नाम पर सिर्फ डंडे थे। जैसे ही गेट पर तैनात 2 सुरक्षा कर्मियों को गोली लगी तो बाकी सारे पुलिसकर्मी वहां से भाग गए। हंगामा शुरू हुआ ही था कि हमलावरों का नेता जोहेमान अल उतैबी सामने आ गया। यारोस्लाव त्रोफिमोव आगे लिखते हैं कि थोड़ी देर के बाद जोहेमान ने मस्जिद के इमाम को धक्का देकर माइक पर कब्जा कर लिया। उतैबी ने अपने भाषण में कहा कि महदी आ गए हैं। दरअसल इस्लाम में महदी को धरती का रक्षक मानते हैं, जो कि कयामत से पहले बुराई का नाश करते हैं। हमलावर अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। वहां मौजूद लोगों ने भागने की कोशिश की तो उनकी मस्जिद के सभी 51 गेटों के ताले बंद मिले। सबने अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू किए तो हमलावर भी वही दोहराने लगे। जब आवाज धीमी हुई तो उतैबी ने अपने साथियों को निर्देश दिए कि उसकी आवाज सुनते ही सभी मस्जिद में फैल गए और सातों मीनारों पर मशीन गन फिट कर दी। जब तक यह सब चल ही रहा था तभी सऊदी पुलिस के निहत्थे पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए और उनको मार दिया गया। जब तक पूरी दुनिया में ये खबर फैली तो लोग सहम गए थे। इस घटना के वक्त तत्कालीन क्राउन प्रिंस फहद बिन अब्दुल अजीज अपने लोगों के साथ ट्यूनीशिया गए थे, जबकि सऊदी नेशनल गार्ड्स के प्रमुख प्रिंस अब्दुल अजीज मोरक्को में थे। सऊदी सरकार को इस लड़ाई में बाहरी मदद की जरूरत पड़ी तो फ्रांस से उनको मदद मिली थी। उस वक्त सऊदी सरकार ने फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कॉर्ड डिस्टाइन से मदद मांगी थी। तब फ्रांस ने कमांडो की एक टीम चुपचाप से मक्का में भेजी थी और इस ऑपरेशन को सीक्रेट रखा गया था ताकि वहां पश्चिमी हस्तक्षेप पर कोई गैर जरूरी प्रतिक्रिया ना हो। तो ऐसा भी मक्का के में हो चुका है, लेकिन आज मक्का महफूज है और वहां पर जो तीर्थ यात्री है वो उम्रा करने, हज करने जाते हैं। तो यदि तमाम जानकारी बन रही है ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज पर।